हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से अजीत सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का स्टैटिक जीके और पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम, इस शानदार शुरुआत के बाद मुझे लगता है आज के विषय की गहराई में उतरने का समय आ गया है। बिल्कुल। और दोस्तों, क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती कि हमारे देश की संसद में जो सबसे ताकतवर कुर्सी है ना, मतलब लोकसभा अध्यक्ष की, उस पर बैठने वाला व्यक्ति अपने इस विशेष पद की कोई शपथ ही नहीं लेता हाँ, सुनने में काफी अजीब लगता है। है ना। तो आज का जो ये गहन अध्ययन है, ये एक आम क्लासरूम से कहीं आगे जाने वाला है। हम राज व्यवस्था यानी पॉलिटी, हमारी राजभाषा और न्यायपालिका के ऐसे ही बारीक नियमों को खंगालने वाले हैं। एकदम सही। चलिए इस प्रैक्टिस सेट के पहले सवाल यानी क्वेश्चन 1 पर गौर करते हैं। हाँ, बताइए क्या है पहला सवाल। सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? और इसका सही उत्तर है भाग 17। इसकी व्याख्या बस इतनी सी है कि भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक संघ और राज्यों की आधिकारिक भाषा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। मतलब ये सिर्फ नियमों का कोई पुलिंदा नहीं है। किसी भी विशाल देश को एक सूत्र में बांधने के लिए ना, संवाद का एक आधिकारिक माध्यम होना बहुत जरूरी है। सही बात है। और इसी तरह नियमों को लागू करवाने वाली जो हमारी संस्था है यानी न्यायपालिका, उसके भी कुछ सख्त नियम होते हैं। एकदम। और यहीं से हमारा दूसरा सवाल आता है जो अक्सर छात्रों को कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन 2 है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? इसका सही उत्तर है 65 वर्ष। अनुच्छेद 124(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की आयु 65 वर्ष तय की गई है, जबकि हाई कोर्ट के जजों की 62 वर्ष होती है। अच्छा, यहां मैं एक बात सोच रहा था, दोनों ही न्यायपालिका के इतने अहम हिस्से हैं, तो फिर ये 3 साल का अंतर क्यों रखा गया? देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक कारण से है। अगर दोनों की उम्र समान होती ना, तो हाई कोर्ट के जो सीनियर जज हैं, वो शायद अपना शहर छोड़कर सुप्रीम कोर्ट जाने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये अंतर पदोन्नति की एक स्वाभाविक सीढ़ी बना देता है। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं उस दिलचस्प पॉइंट पर जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरुआत में किया था। हमारा तीसरा सवाल सीधे संसद के गलियारों से है। क्वेश्चन 3, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर है शपथ की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, और इसका कारण ये है कि स्पीकर पहले ही एक सामान्य सांसद के रूप में प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ ले चुके होते हैं। मतलब संसद में कदम रखते ही जो शपथ एक आम सांसद लेता है, बस वो ही उस पूरी संस्था का मुखिया बनने के लिए भी पर्याप्त मानी जाती है। क्या बात है! यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल। खैर, वापस भाषा वाले टॉपिक पर लौटते हैं। हमारा चौथा सवाल हमारी मातृभाषा की स्थिति से जुड़ा है। क्वेश्चन 4, अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। इसके अनुसार यह संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, ताकि यह भारत की सामासिक संस्कृति मतलब कंपोजिट कल्चर को व्यक्त कर सके। सामासिक संस्कृति, हाँ, मतलब एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति जो हम सबको जोड़ती हो। एकदम सही। लेकिन देखिए, ये सारे नियम कानून तभी सुरक्षित हैं जब कोई उन पर नजर रखने वाला हो। हमेशा ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट केवल सजा देने के लिए है, पर क्या वो सरकार को सलाह भी दे सकता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसी से जुड़ा है पांचवां सवाल। क्वेश्चन 5, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 143। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यदि राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न लगता है, तो वे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। क्या बात है! मतलब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक रेफरी नहीं है जो फाउल होने पे सीटी बजाए, बल्कि वो खेल के नियम सही से लागू हों, इसके लिए पहले से गाइड भी कर सकता है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। शुक्रिया। अब फिर से संसद के अंदर चलते हैं। छठा सवाल सदन के संचालन से है। क्वेश्चन 6, जब लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर है उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर। अनुच्छेद 95(1) के अनुसार अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उनके सभी कर्तव्यों का पालन करता है। ये तो बहुत ही स्वाभाविक है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होता तो वाइस प्रिंसिपल सारा काम संभालते हैं। सदन का काम तो रुकना नहीं चाहिए ना? बिल्कुल नहीं। चलिए अब भाषाओं की विविधता पर आते हैं। क्वेश्चन 7,
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? इसका सही उत्तर है 22। हाँ, पर यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थीं। बाद में संशोधनों के माध्यम से अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। यही संविधान की जीवंतता दिखती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, नई भाषाओं को जगह मिलती गई। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सही कहा। लेकिन अगर पत्थर की लकीर की बात करें ना, तो वो न्यायपालिका के फैसलों पर जरूर लागू होती है। क्वेश्चन 8 इसी बारे में है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय स्थायी साक्ष्य होते हैं और ये अपनी अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश के लिए एक नजीर बन गया। जो इसका अपमान करेगा उसे सजा मिलेगी। एकदम। और इन शक्तियों को समझने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि ये लोग चुने कैसे जाते हैं। बिल्कुल। हमारा 9वां सवाल इसी चुनावी प्रक्रिया से है। क्वेश्चन 9, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? उत्तर है लोकसभा के सदस्य स्वयं अपने बीच से करते हैं। हाँ, अनुच्छेद 93 के अनुसार नई लोकसभा के गठन के बाद सदस्य यथाशीघ्र अपना अध्यक्ष चुनते हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई परिवार अपने ही सदस्यों में से अपना मुखिया चुन ले। सही कहा। लेकिन देश चलाने में भाषा का एक बड़ा पेच आता है। क्वेश्चन 4 में हमने देखा था कि हिंदी को बढ़ावा देना संघ का कर्तव्य है, पर हमारा 10वां सवाल कुछ और ही कहता है। क्या है सवाल? क्वेश्चन 10, राजभाषा अधिनियम 1963 में क्या प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक सह राजभाषा के रूप में जारी रखा गया। यह विरोधाभास क्यों है? देखिए, हालांकि अंग्रेजी का उपयोग केवल 15 वर्षों के लिए था, लेकिन इस अधिनियम ने इसे हिंदी के साथ अनिश्चित काल तक आधिकारिक कार्यों के लिए अनुमति दे दी, ताकि गैर हिंदी भाषी राज्यों की चिंताएं दूर हो सकें। अच्छा, मतलब दक्षिण भारत और अन्य राज्यों में जो विरोध हुआ था उसे शांत करने के लिए ये रास्ता निकाला गया। बिल्कुल। लोकतंत्र में ऐसा लचीलापन जरूरी होता है। सही बात है। अब न्यायपालिका की आजादी की बात करते हैं। क्वेश्चन 11, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कहां शुरू हो सकती है? इसका उत्तर है संसद के किसी भी सदन में। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार इसे लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ पेश किया जा सकता है। बाप रे, ये संख्या इतनी बड़ी इसलिए रखी गई है ना, ताकि कोई आसानी से किसी जज को डरा धमका कर हटा ना सके। एकदम सही। अगर वो आजादी से काम नहीं करेंगे तो न्याय कैसे होगा? बिल्कुल। चलिए संसद के अंदर के रोमांच पर वापस आते हैं। क्वेश्चन 12 मतदान के बारे में है। सदन के पीठासीन अधिकारी का निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का उपयोग कब किया जाता है? इसका सही उत्तर है जब सदन में मत बराबर हो जाएं। अनुच्छेद 100A के तहत गतिरोध तोड़ने के लिए अध्यक्ष अपना वोट डालता है। मतलब जब मैच टाई हो जाए तब स्पीकर का वोट तय करेगा कि कौन जीतेगा। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है। अब अपनी चर्चा के अगले हिस्से में चलते हैं। हमने भाषा की बात की, तो चलिए न्यायालय की भाषा देखते हैं। क्वेश्चन 13, अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही किस भाषा में होगी? और इसका हैरान करने वाला उत्तर है अंग्रेजी में। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है। मतलब अगर हम हिंदी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं तो सबसे बड़ी अदालत में सब अंग्रेजी में क्यों? इसका कारण ये है कि जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा व्यवस्था ना करे, सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट की सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में ही होती हैं, ताकि पूरे देश में कानूनी एकरूपता बनी रहे। हाँ यार, तर्कसंगत तो है। अगर हर राज्य का हाई कोर्ट अपनी स्थानीय भाषा में फैसले देने लगे तो सुप्रीम कोर्ट तो कंफ्यूज ही हो जाएगा। बिल्कुल। मुकदमों के बोझ से ही हमारा अगला सवाल आता है। क्वेश्चन 14, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? इसका उत्तर है संसद। संसद ने मूल संख्या 8 से बढ़ाकर वर्तमान में से 34 कर दिया है, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 33 अन्य जज होते हैं। मतलब जैसे जैसे आबादी बढ़ी, न्याय के बुनियादी ढांचे को भी बड़ा करना पड़ा। एकदम। चलिए 15वां सवाल एक बहुत ही तीखे हथियार के बारे में है। क्वेश्चन 15, विशेषाधिकार प्रस्ताव या प्रिविलेज मोशन किसके विरुद्ध लाया जाता है? इसका उत्तर है उस मंत्री के विरुद्ध जिसने सदन को गलत जानकारी दी हो। ये तब लाया जाता है जब कोई मंत्री तथ्यों को छुपा के या गलत जानकारी देकर सदन के विशेषाधिकारों का हनन करता है। मतलब सदन में आप झूठ बोलकर बच नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। अब राज्यों के आपसी संबंधों की बात करें। क्वेश्चन 16,
राज्यों के बीच भाषा के आधार पर पत्राचार के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 346। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की भाषा वही होगी जो संघ की राजभाषा है, बशर्ते वे आपसी सहमति से हिंदी ना चुने। अच्छा, तो ये राज्यों को एक विकल्प देता है कि वे आपस में कैसे बात करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं 17वें सवाल पर। इतनी बड़ी कुर्सियों पर बैठने के लिए योग्यता क्या चाहिए? क्वेश्चन 17, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? उत्तर है उपरोक्त में से कोई भी एक। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक हो और 5 साल तक हाईकोर्ट का जज, 10 साल तक वकील या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। ये जो पारंगत विधिवेत्ता वाली शर्त है ना, ये मुझे बहुत खास लगी। बिल्कुल। मतलब अगर आप कानून के बहुत बड़े विद्वान हैं तो बिना जज रहे भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। हाँ, ये ज्ञान का असली सम्मान है। बिल्कुल। अब क्वेश्चन 18 पर आते हैं, जो सदन को रोकने से जुड़ा है। संसद में स्थगन या अजर्नमेंट किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है पीठासीन अधिकारी द्वारा। पीठासीन अधिकारी सदन की बैठक को कुछ समय के लिए निलंबित करता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा होता है। अच्छा, मैं इसे अच्छे समझ रहा था कि स्थगन टीवी रिमोट का पॉज बटन है और सत्रावसान उसका स्टॉप बटन है। अरे वाह, क्या बात, एकदम सटीक एनालॉजी है। शुक्रिया। चलिए अब एक संवेदनशील विषय पर आते हैं। क्वेश्चन 19, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 350B के तहत ये अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उपायों की जांच करता है। हाँ, ताकि बहुसंख्यकों के शोर में किसी छोटी भाषा की आवाज न दब जाए। सही बात है। अब क्वेश्चन 20, ये एक आपातकालीन व्यवस्था की तरह है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों यानी एडहॉक जजेस की नियुक्ति कौन कर सकता है? इसका उत्तर है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। अनुच्छेद 127 के तहत जब कोरम पूरा नहीं होता, तब मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के किसी योग्य न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। मतलब काम नहीं रुकना चाहिए किसी भी हाल में। बिल्कुल। और न्याय की तरह संसद का काम भी नहीं रुक सकता। मान लीजिए सदन में अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं, तो क्या होगा? क्वेश्चन 21 इसी बारे में है। जब लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सदन की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? उत्तर है पीठासीन अधिकारियों की सूची का सदस्य। अध्यक्ष एक पीठासीन अधिकारियों की सूची तैयार करता है, जिसका कोई भी सदस्य सदन का संचालन कर सकता है। मतलब ये सदन की बेंच स्ट्रेंथ है। मुख्य खिलाड़ी नहीं है तो रिजर्व खिलाड़ी तैयार बैठे हैं। एकदम सही। क्वेश्चन 22 राज्यों के अधिकारों से जुड़ा है। किसी राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति से किसी भाषा को उस राज्य की राजभाषा के रूप में मान्यता देने की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 347। यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मांग करे तो राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य द्वारा मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं। ये तो जनता की आवाज को सीधे ऊपर तक पहुंचाने का बेहतरीन तरीका है। हाँ बिल्कुल है। अब हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं दोस्तों। यहाँ हम राज व्यवस्था के 2 सबसे बड़े हथियारों की बात करेंगे। क्वेश्चन 23, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का मूल अर्थ क्या है? उत्तर है विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच। सुप्रीम कोर्ट ये जांचता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। मतलब संसद अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं बना सकती? बिल्कुल नहीं। लेकिन सदन के भीतर की कहानी कुछ और है, जो हमारे आखिरी सवाल में दिखती है। क्वेश्चन 24, अध्यक्षीय विशेषाधिकार के तहत क्या सही है? उत्तर है ए और बी दोनों। मतलब अध्यक्ष का निर्णय अदालत में चुनौती योग्य नहीं है और सदन में अंतिम है। सदन के भीतर व्यवस्था बनाए रखने के मामले में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और आमतौर पर न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि भारत का लोकतंत्र एक बेहतरीन तराजू की तरह है। एक तरफ संसद है जो कानून बनाती है और दूसरी तरफ न्यायपालिका है जिसके पास न्यायिक समीक्षा की ताकत है। दोनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते ना मैं सभी के सामने गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। अभी हमने देखा कि स्पीकर का निर्णय सदन में अंतिम है और कोर्ट दखल नहीं देता। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई स्पीकर सदन में ऐसा नियम बना दे जो सीधे तौर पर संविधान के ही खिलाफ हो,
तो क्या तब अध्यक्षीय विशेषाधिकार और न्यायिक समीक्षा आपस में नहीं टकराएंगे? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप सभी को स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए और इसके बारे में और गहराई से पढ़ना चाहिए। बाप रे, ये तो वाकई बहुत सोचने वाला सवाल है। इस पर तो सभी को अपना दिमाग लगाना चाहिए। खैर, आज के इस क्लासरूम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी उत्सुकता ऐसे ही बनाए रखिए और हर नियम के पीछे के क्यों को तलाशते रहिए। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञान से भरे हमारे अगले सत्र में।